आपको पता है 1999 में वॉरेन बफेट को कोका कोला के थोड़े स्टॉक्स बेचने थे क्योंकि उनकी पी 47 के ऊपर चली गई थी और वॉरेन बफेट को लगा के थोड़े स्टॉक्स तो बेचने चाहिए, लेकिन वो बेच नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि उनकी होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा थी और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के। तो मार्च 2020 के हिसाब से वॉरेन बफेट के पास है टोटल कैश $137 बिलियन। उनके जो बर्कशायर हैथवे कंपनी है उसके पास टोटल कैश है $137 बिलियन। और ये इतना ज़्यादा कैश है कि उनको छोटी कंपनी में लगाना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो वॉरेन बफेट ने उनके, अगर आप एजीएम देखते हो तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि छोटी कंपनीज के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस कर जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा कैश है और वो बड़ी बड़ी कंपनी में लगाते हैं। तो आपके पास ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ एडवांटेजेस आपके पास है, कुछ एडवांटेजेस वॉरेन बफेट के पास है, और जो एडवांटेजेस आपके पास है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कल आके गोल्डमैन सैक्स आपको कहेगा कि 10% अर्निंग यील्ड के प्रेफरेंस स्टॉक इशू करने का ऑफर करेगा या फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरी खरीदने का मौका मिलेगा। नहीं, कुछ बेनिफिट्स आपके पास है। वॉरेन बफेट क्लियरली कहते हैं कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के भागीदार बन गए हो, आप पीस ऑफ बिजनेस ओन कर रहे हो। तो आपको बिजनेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक से आप समझ सकते हो बिजनेस अच्छे कौन से और बुरे कौन से, और बुरे बिजनेस को हटा के अच्छे बिजनेस पे फोकस कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, एक बिजनेस जो कि अच्छे बिजनेसेस है और दूसरे बाकी सब एवरीथिंग एल्स। तो आपको अच्छे बिजनेस पे फोकस करना है और इस वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से बिजनेस अच्छे हैं और कौन कौन से बिजनेस खराब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महिपाल। आज मैं आपको जिस बुक की समरी देने वाला हूँ उस बुक का नाम है इन्वेस्ट लाइक वॉरेन बफेट। इस वीडियो के मेन कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस आपके 30 सेकंड लेके एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं अगली वीडियो कौन सी बनाऊं। इन दोनों बुक में से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से बुक के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊं। एक बुक है जो रिटेल सेक्टर के ऊपर है और दूसरी बुक है जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है। क्योंकि ये दोनों बुक लेने का रीजन ये था कि यस बैंक आजकल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया है और उसमें क्या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। तो मेरी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए बैंकिंग सेक्टर की बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी ओर डीमार्ट बहुत ही महंगी पीई पे पहुंच चुका है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा, इसके लिए मुझे रिटेल सेक्टर के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सी बुक की समरी आपको चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। पहला भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से बिजनेसेस खराब है जिससे आपको दूर रहना चाहिए। अच्छे बिजनेसेस कैसे स्पॉट करें ये मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा, और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे फाइनेंशियल एंगल क्या होना चाहिए अच्छे बिजनेसेस का, और लास्ट में हम देखेंगे कि अर्निंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पीई रेशियो। तो शुरुआत करते हैं। पहला, ये मेरे हाथ में है स्टेपल्स जो भी नॉर्मल स्टेपल्स होते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक कंपनी बनाती है। तो मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आप सोचते रहते हो पूरे दिन के स्टेपल का डिजाइन एंड स्ट्रक्चर कैसा है? क्या आपका कोई फेवरेट ब्रांड है स्टेपलर्स में? क्या आप रात भर जागते हो और ऐसा पूछते हो कि अगले दिन स्टेपल 2.0 आने वाला है? क्या आप करते हो? ऑब्वियसली नहीं। जब भी आप स्टोर में जाते हो या आप अमेजोन में ऑनलाइन बाइंग करते हो तो आप देखते हो कौन कौन से सस्ते स्टेपल्स है वो बाय कर लूँ। जिससे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस बिजनेस के पास ना तो कोई प्राइस एडवांटेज है, प्राइस कंपटीशन बहुत है, ना कोई ब्रांड रिकॉग्निशन, बिकॉज इट्स अ सिंपल कमोडिटी बिजनेस। इवन आप अगर देखोगे कि इन्फ्लेशन के साथ इसकी प्राइस बढ़नी चाहिए लेकिन इसकी प्राइस कम होती जाती है। इसका रीजन क्या है? देखिए, पहले ये हैंडमेड बनती थी, अब ये मशीन से बनती है और मशीन्स बहुत ही एडवांस होते जा रही है, तो इसकी प्राइस भी कम होते जा रही है। इन्फ्लेशन के साथ इसकी प्राइस कम होती जा रही है। तो आप चाहोगे कि आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस ही सालाना कम होती जाती है जबकि इन्फ्लेशन बढ़ती है। इवन इसके जो मेटल्स है उसकी प्राइस भी बढ़ रही होगी लेकिन इस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है। मेटल यानी कि अगर ये स्टील का है, जिंक का है, जो भी मेटल इसमें यूज किया हुआ है। आप चाहोगे कि आप ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जिसके कोई ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं है, इतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं है इन्हें। और ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि गैस एंड ऑयल कंपनी, स्टील प्रोड्यूसर, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन, राइस और गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद गैस, और जो भी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर है या फिर रेस्टोरेंट्स, ये सब कुछ कमोडिटीज और ये सब कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो सिमिलर बिजनेसेस है। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इतने भी अच्छे बिजनेसेस में नहीं होते। मैंने कहा ज़्यादातर। इवन एप्पल भी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद नहीं करता। एप्पल भी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करता है और वो डिजाइनिंग और मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। इससे आप समझ सकते हो कि कौन कौन से बिजनेसेस खराब है, कौन कौन सी क्वालिटीज आपको देखनी चाहिए बिजनेसेस में। और अभी हम शुरुआत करने वाले हैं कि कौन कौन से बिजनेस अच्छे हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 2, हाउ टू स्पॉट अ ग्रेट बिजनेस। वॉरेन बफेट ने कही है कि अच्छे बिजनेस के लिए 3 क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले वो
समझने के लिए इजी होना चाहिए। अगर समझ में ही नहीं आ रहा है बिजनेस, आपको बैलेंस शीट एनालाइज करके समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि उसमें अकाउंटिंग मैनिपुलेशन हुई हो और इस बिजनेस से तो दूर ही रहिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अकाउंटिंग सीखना बहुत जरूरी है और इस वीडियो को प्लीज देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लिया है ताकि आपको अकाउंटिंग का बेसिक आ जाए। उसके बाद बिजनेस से कंसिस्टेंटली परफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी अर्निंग ज़्यादा करे कभी कम करे। मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि ऐसे बिजनेसेस का क्या रिजल्ट निकलता है। और जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो फेवरेबल होने चाहिए। 10 साल के बाद भी आपको लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट यूज करने वाली है पब्लिक। शुरुआत करते हैं सिंपल यानी कि ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी स्टॉक सिंपल नहीं है। वॉरेन बफेट के लिए बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी बैंकिंग स्टॉक सिंपल है। आप टेक्नोलॉजी आपको आती है तो हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आपको समझ में आए। तो सिंपल यानी कि जो बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं, जो बिजनेस आपके लिए सिंपल है, उस बिजनेस को प्रेफर करिएगा। उसके बाद ब्रांड रिकॉग्निशन, बिजनेस में जो ब्रांड रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोको कोला, डिज्नी, मैकडोनल्ड्स, ये सब बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आप जहीं भी बुलेट का वर्ड सुनते हो तो आपको रॉयल इनफील्ड की जो बुलेट है वो याद आती है। जहीं पे फास्ट फूड सुनते हो तो मैकडोनल्ड्स याद आता है। कहाँ पे आप चिकन सुनते हो तो आपको KFC याद आ जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पेंट तो आपको एशियन पेंट याद आता है। ये सब क्या है? ये सब ब्रांड रिकॉग्निशन है। ये ब्रांड्स ने आपके माइंड में स्पेस बना लिया है। आपको एक सवाल जरूर पूछना है अपने आप से कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो कि ये 10 साल के बाद भी ये प्रोडक्ट लोग यूज करने वाले हैं, 10 साल के बाद भी ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं। आपको ये पूछना बहुत ही जरूरी है ये, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एनालिसिस के टाइम ये सवाल भी आपको पूछना है कि क्या ये बिजनेस ऐसा है कि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूमर बार बार खरीदेंगे कि नहीं। या कॉफी, ग्रोसरी, सिगरेट स्टॉक, ये सब स्टॉक्स ऐसे जो पब्लिक डेली बेसिस पे खरीदती है, कंज्यूमर्स डेली बेसिस पे इसका कंजम्पशन करते हैं। और दूसरी और अगर मैं कोई टॉय इंडस्ट्री की बात करूं या कोई व्हीकल इंडस्ट्री की बात करूं तो कंज्यूमर बार बार नहीं खरीदते, साइक्लिकल बिजनेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वॉरेन बफेट जिस पे फोकस करते हैं वो है प्राइस पावर। शुरुआत में मैंने आपको स्टेपलर के बिजनेस के बारे में बताया, जो ये स्टेपल्स है, इस बिजनेस में इसके पास कोई प्राइस पावर नहीं था। लेकिन अगर मैं कोको कोला की बात करूं तो ये कोको कोला 27 रुपीज से 30 रुपीज हो जाता है तो ये आपको फर्क नहीं पड़ेगा 3 रुपए में। लेकिन वही दूसरी और आप जब फ्लाइट रिसर्च करते हो और आप देखते हो कि कौन सी फ्लाइट सस्ती चल रही है, तो आप हो सकता है कि जो सबसे सस्ती फ्लाइट है उसकी टिकट बुक करो जो सबसे कम रेट में मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो एयरलाइंस इंडस्ट्री है उनके पास प्राइस पावर नहीं है और कोको कोला के पास प्राइस पावर है, तो ये बिजनेस अच्छा है। प्राइस पावर की प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में इसलिए आएगी क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ प्राइस हमेशा बढ़नी चाहिए, तभी मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। कोको कोला की प्राइस 5 रुपए से लेके 30 रुपए से लेके वो बढ़ती जा रही है। हम थर्ड पार्ट पे आते हैं इस वीडियो का। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनेंशियली आपको क्या क्या देखने चाहिए, मोटा मोटी ये सब चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है बिजनेस को जब आपने चूज कर लिया हो। सबसे पहले आपको देखना है कि EPS कंसिस्टेंटली बढ़नी चाहिए। एक साथ ज्यादा बढ़ गई, एक साथ कम बढ़ गई, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली EPS बढ़नी चाहिए। मैं आपको इस इमेज में आप देख सकते हो कि इसमें मैंने कोको कोला कंपनी और फोर्ड मोटर्स, इन दोनों कंपनी की EPS रखी है। कोको कोला कंपनी में आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली अर्निंग बढ़ रही है। 1999 में जो 0.65 था वो कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ के 2015 में 2 रुपए हुई है। यानी कि ये अर्निंग पर शेयर है, एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, ये वैल्यूज डॉलर में है। दूसरी और फोर्ड मोटर्स के आप देख सकते हो जो कार कंपनी है वो 1999 में 5 रुपए एक शेयर पे कमाती थी, लेकिन कभी हालांकि 2008 में एक साथ वो 3 रुपीज पर शेयर कमाने लग जाती है, 2009 में कुछ नहीं। तो ऐसी कंपनीज को आप दूरी रखिए क्योंकि ये सब अनप्रेडिक्टेबल है कंपनी से। ऐसी कंपनीज को चूज करिए जैसे कोको कोला, अर्निंग पर शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करते हो तो आपको मिलती है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ आपको यह भी देखना है कि कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। कई बार कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने के चक्कर में कर्जा बहुत ही ले लेती है। इसको मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। ये देखिए, कंपनी के पास जो एसेट्स है माइनस कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, जो बचा हुआ पैसा है वो इक्विटी का पैसा है। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसको डिवाइड कर दीजिए उस पैसे से, तो हो जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिलता है। दूसरी और कंपनी क्या करती है, ज़्यादा डेप्ट ले लेती है। डेप्ट ज़्यादा लेने से इक्विटी का पैसा कम हो सकता है और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा आ सकती है। तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ दो चीज़ें देखनी है, एक तो डेप्ट देखना है कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, और दूसरी और रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है डिवाइडेड बाय कैपिटल कितना है कंपनी के पास, डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों देखना है। हाँ, और उस नेट प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट भी ऐड कर दीजिएगा। नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कंपनी की जो इक्विटी है प्लस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट्स है, ये भी आपको देखना है। और आप बोलेंगे कि कितना होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उससे कम है तो आपको सोचना चाहिए। और ये भी आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जिसमें मैंने कोको कोला कंपनी और फोर्ड मोटर्स इन दोनों की रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने बताई है।
कोको कोला ने 2005 में 31% रिटर्न ऑन इक्विटी दी थी, वही 30% के आसपास बढ़ती जा रही है और 2015 में भी 34% है, यानी कि कंसिस्टेंटली 30% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रही है। वहीं दूसरी और फोर्ड कंपनी ने 2005 में 18% रिटर्न ऑन इक्विटी दी थी। उसके बाद जो NMF लिखा है उसका मतलब एक कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं था, प्रिसाइज नहीं था। 2011 में बहुत अच्छी बात है 52% हो जाती है वहीं, लेकिन 2014 में इतना बड़ा कैसे गिराव में। तो ये सब इनकंसिस्टेंसी से आप दूर रहिएगा और कंसिस्टेंटली कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है उसको आप प्रेफर करिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी को मैं आपको और सिंपली समझाऊँ तो अगर कंपनी की जो नेटवर्थ है, एसेट माइनस लायबिलिटी तो नेटवर्थ है, वो कंपनी के $100 मिलियन है और कंपनी ने सालाना $5 मिलियन कमाए हैं, यानी कि 5% रिटर्न ऑन इक्विटी। और वहीं दूसरी ओर कंपनी ने $20 मिलियन कमाए, यानी कि 20% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये बहुत अच्छा है। तो ये इसे कहता है कंपनी ने कमाए कितने इक्विटी के पैसे से, जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद वॉरेन बफेट इस चीज़ पे ही बहुत ही फोकस करते हैं कि कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म डेट है, कंपनी के पास जो कर्जा है, उसे अर्निंग से पूरा करने के लिए कितने साल लग जाएंगे। इसे मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जिसमें मैंने कोको कोला और फोर्ड मोटर्स इन दोनों का एग्जांपल लिया है। देखिए दोनों के जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है $28 बिलियन और फोर्ड के है $129 बिलियन। इतना कर्जा है। कंपनी की जो लास्ट ईयर की एवरेज 3 साल की जो अर्निंग है एवरेज वो है $9 बिलियन कोको कोला की और फोर्ड मोटर्स की $6.05 बिलियन। तो कंपनी अगर उसकी अर्निंग से अपना जो कर्जा चुकाती रहती है तो कोको कोला को 3 साल लग जाएंगे, वहीं दूसरी और फोर्ड मोटर को 21 ईयर्स लग सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि कोको कोला कंपनी कितनी स्ट्रांग है, दूसरी और फोर्ड कंपनी कितनी अनप्रेडिक्टेबल। लास्ट में आपको मैंने कहा था कि पी रेशियो के बारे में बताऊंगा। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी की जो प्राइस चल रही है मार्केट में उसको डिवाइड कर लीजिए कंपनी ने जो पर शेयर क्या अर्निंग की है, इसे कहेंगे पी रेशियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पी रेशियो किसी कंपनी की 10 है, यानी कि कंपनी ने जो पैसा कमाया है उससे 10 गुना ज़्यादा हम प्राइस पे कर रहे हो, तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और लास्ट में आपको ये चीज़ देखनी है कि कंपनी के पास 2 चीज़ होती है, एक तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है, दूसरी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। अगर बड़ी कंपनी है तो उसे डिविडेंड तो देना ही चाहिए, अगर वो डिविडेंड नहीं देती है तो कम से कम शेयर्स को बायबैक करना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट की कंपनी डिविडेंड नहीं देती लेकिन शेयर बायबैक करके पर शेयर वैल्यू बढ़ती जाती है उसकी। लेकिन अगर बड़ी कंपनी है और वो डिविडेंड भी नहीं दे रही है तो मतलब कुछ घपला है, क्योंकि कंपनी के पास कैश भी ज़्यादा होगा तो डिविडेंड दे देनी चाहिए। अगर तो ये थी इस बुक की समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग से फाइनेंशियल और बिजनेस बुक की समरी में लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। थैंक यू।